कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 7, प्रत्यावर्ती धारा। अब हम इसमें 4 अंकों के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए एक तरफ से देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? इसका वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए। पहला है प्रकार, दूसरा है संरचना, तीसरा है सिद्धांत। परीक्षा में आपको देख लेना है कि कौन सा भाग पूछा है, उसके हिसाब से आपको इसको डिस्क्राइब करना है। यदि संरचना ना पूछे तो नहीं करना है, प्रकार ना पूछे तो नहीं करना है, सिद्धांत वाला टॉपिक पूछे तो केवल सिद्धांत करना है। तो जो बिंदु पूछे जाएंगे उसके अनुसार आपको देना है जवाब। तो चलिए इसमें ट्रांसफार्मर क्या है? ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है या बढ़ा देता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्रकार में। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को मान को बढ़ाता है। दूसरा प्रकार है अपचाई ट्रांसफार्मर, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को मान को घटाता है। इसके बाद आ जाते हैं तो संरचना। तो संरचना के लिए हमको ये चित्र भी बनाना पड़ेगा। चित्र बनाते समय ध्यान रखना है, जैसे हम ये अपचाई ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो ऊपर जो फेरों की संख्या होगी इसमें ज़्यादा, जैसे 1 2 3 4 5 इसमें फेरे दिख रहे हैं, इसमें 2 दिख रहे हैं। नीचे फेरों की संख्या कम होनी चाहिए द्वितीय कुंडली में। जब आप ऊंचाई बनाएंगे तो यहाँ पर ऊपर कम होना चाहिए और यहाँ पर, माने द्वितीय कुंडली में ऊंचाई में फेरों की संख्या अधिक होती है और अपचाई में कम होती है। अब यहाँ पर जो भाग हैं ये पटलित क्रोड हो गया और ये तांबे की तार की कुंडली होती है और इसी के बारे में हमको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले संरचना है पटलित क्रोड। तो नर्म लोहे की कई आयताकार पट्टियों को विद्युत रोधी पदार्थ की तह देकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं और इसे पटलित क्रोड कहते हैं। तो इस तरह से कई आयताकार हम लोहे की, नर्म लोहे की पट्टियाँ लेंगे। इस तरह से ये बीच में ये खाली रहेगा, इस तरह से कई पट्टियाँ लेंगे और इसमें इसी तरह की पट्टियों को चिपकाते ही जाएंगे विद्युतरोधी वार्निश लगाकर। जितनी मोटाई की ज़रूरत हो इसे हम क्या कहेंगे? पटलित क्रोड। ये हिस्सा कहला गया। अब दूसरा हिस्सा है कुंडली। तो कुंडली के क्रोड के आमने सामने की भुजा में, तो आमने सामने की भुजा क्या कहला गई? ये जैसे इसके सामने ये कहला गई, इसके सामने ये कहला गई। तो किसी भी आमने सामने की भुजा में हम क्या करते हैं? तांबे की विद्युत रोधी को तार को लपेट कर कुंडली बना देते हैं। जैसे इसमें हम यदि ये कुंडली लपेट दें और इसमें भी कुंडली लपेट सकते हैं तांबे की तार की। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो लगी हुई हैं ये तांबे की तार की कुंडलियाँ हैं। तो जिसमें हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया तो इस कुंडली का नाम प्राथमिक कुंडली हो गया और इसमें हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राप्त करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो इस तरह से संरचना है तो चित्र बना करके ये चीज़ें हमको लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सिद्धांत और कार्यविधि की। अक्सर संरचना वगैरह नहीं पूछता, सिद्धांत पूछता है। तो ये वाला भाग करना है और ये वाले चित्र बनाना है, उसको नहीं बनाना है सिद्धांत में। तो यहाँ पर सिद्धांत और कार्यविधि देख लेते हैं। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसके द्वितीय कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो इस तरह से हमको लिखना है। तो पहले यही लिखना है कि ये किस पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। और दूसरा ये कि प्राथमिक कुंडली में हमको प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाना है तो द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। ये सिद्धांत में लिखना है। इसके बाद इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेशन करते समय चित्र भी देख लीजिएगा। यहाँ पर फेरों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ फेरों की संख्या कम है द्वितीय कुंडली में। तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। अब यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो ये क्या कहलाया? उच्चाई ट्रांसफार्मर हो गया। तो इसको बनाते समय देखना है, ये जो बीच में 2 डंडे हैं इसको क्रोड कह देते हैं, पटलित क्रोड। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का संकेत होता है। चलिए अब इसमें देखते हैं, यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns हो, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स d फाई हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से। तो फैराडे का द्वितीय नियम होता है E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, उसी का यूज किए हैं। तो E के नीचे क्या लगा दें? ES माने द्वितीय कुंडली का हो गया और फेरों की संख्या उसमें NS है तो NS कर दिए और डी फाई अपॉन डी टी है, माइनस सूत्र वही होता है, उस तरह से लिख देना है। अब इसी चीज़ को दोबारा से डुप्लीकेट कर देना है। सिर्फ क्या कर देना, जहाँ द्वितीय कुंडली था वहाँ पर क्या लिख देना? प्राथमिक कुंडली, और जहाँ यस था वहाँ P लिख देना है। तो इस तरह से ये लिख दिए हैं। शब्द भी इसी तरह से बनाना है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 का भाग कर देंगे। तो समीकरण 1 2 का भाग करने का मतलब ये है कि ES के बटे EP लिख दिए ये, और इसके बटे ये लिखेंगे तो यहाँ पर ये और ये सब कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा? NS अपॉन NP बचेगा। इस तरह से यहाँ पर भाग करने में सीधे ही आपको लिख देना है। अब मान लेते हैं कि यदि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो ES
जो है वो Vs के बराबर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। इसी तरह Ep का क्या हो जाएगा, Vp हो जाएगा। तो जो ऊपर सूत्र आया है उसमें Es की जगह Vs लिख देंगे और Ep की जगह Vp लिख देंगे, बाकी इधर का उसी तरह से उतार दिए हैं। अब हम अगला देख लेते हैं, यदि ऊर्जा का क्षय न हो तो द्वितीय कुंडली की शक्ति बराबर प्राथमिक कुंडली की शक्ति, और शक्ति का सूत्र होता है V इंटू IP। तो एक बार यहाँ पर V इंटू आई दोनों तरफ लिख देंगे, फिर द्वितीय कुंडली का तो एस लगा देंगे, P है तो ये PP नीचे लगाना है, ये ध्यान रखना है। इतना करने के बाद यहाँ पर VP का पक्षांतर कर दिए तो नीचे आ गया, IS का पक्षांतर इधर कर दिए तो IP अपॉन IS हो गया। अब यहाँ पर हम समीकरण 3 और 4 में देखते हैं, तो ये वाला देखिए, इसको मैं पूरा उतार देता हूँ। ये देखिए VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए VS अपॉन VP का मान ये भी है, तो हम केवल IP अपॉन IS लिख देंगे, यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को समझाइए तथा ट्रांसफार्मर के उपयोग लिखिए। तो चलिए ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को समझते हैं। कभी कभी यदि क्वेश्चन के साथ कंबाइंड कर देता है कि ये सिद्धांत भी लिखिए ऊर्जा क्षय भी लिखिए, तो आपको भी इस क्वेश्चन को इसमें मिला के आंसर देना होगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। कुंडलनों का प्रतिरोध या ताम्रहास। तो कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होता है, और इसे कम करने के लिए निम्न वोल्टता की कुंडली मोटे तारों को बनानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। तो क्रोड के खराब अभिकल्पन एवं वायु रिक्ति के कारण प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से पूरी तरह से नहीं हो पाता है बद्ध, तो इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। इसे कम करने के लिए एक कुंडली को दूसरे कुंडली के ऊपर लपेटना चाहिए। अब हम इसका तीसरा देख लेते हैं, भंवर धाराएं लौह ह्रास। ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण। चलिए इसको देखते हैं। तीसरा भंवर धाराएं लौह ह्रास प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्रोड के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें भंवर धाराएं प्रेरित हो जाती हैं। क्रोड गर्म हो जाता है जिससे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। इसे कम करने के लिए क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। चौथा है शिथिल ह्रास। प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्रोड बार बार चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। इसे कम करने के लिए नरम लोहे का क्रोड बनाना चाहिए। तो इस तरह से इसके ऊर्जा है क्षय हैं। अब इसके बाद ट्रांसफार्मर के उपयोग को समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरियों तक संप्रेषण एवं वितरण करने में किया जाता है। यदि छोटा आए, डिटेल नहीं करना है तो केवल इतना ही लिख देना है। ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरियों तक संप्रेषण एवं वितरण करने में किया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर का उपयोग एलिमिनेटर, वेल्डिंग मशीन, विद्युत भट्टियों, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर आदि में होता है। इस तरह से हमको लिख। तो चलिए उपयोग को रिपीट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरियों तक संप्रेषण एवं वितरण करने में किया जाता है। दूसरा है ट्रांसफार्मर का उपयोग एलिमिनेटर, वेल्डिंग मशीन, विद्युत भट्टियों, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी होता है। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से क्या आशय है। इसका मान IRMS बराबर I0√2 को स्थापित करिए। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वह मान जो एक चक्र में किसी प्रतिरोध में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी की दिष्ट धारा करती है, इसे ही प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा से हम क्या देख रहे हैं कि दिष्ट धारा से उत्पन्न ऊष्मा एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऊष्मा का जो सूत्र होता है ये होता है H बराबर I²RT। तो इसी सूत्र को हमको यहाँ पर मॉडिफाई करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ये I² लिख दिया हूँ, बस इसके नीचे IRMS लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर जो R है तो R को ही लिख दिए हैं और ये T को जो है ये कैपिटल T लिख दिए। इस तरह से यहाँ पर हम कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरे वाले हिस्से में। दूसरे वाले में भी यही सूत्र लिखा हुआ है। कैसे कैसे लिखा हुआ देख लीजिए। यहाँ पर H का जो मान है ये क्या है I, तो यहाँ पर I लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर R है तो R लिख दिए हैं। चूँकि प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलता रहता है इसलिए यहाँ पर dt लिख दिए हैं।
और ये पूर्ण चक्र का है इसलिए 0 से t तक लिख दिए हैं, तो एक चक्र का कहलाएगा, इसका समाकलन कहलाएगा। इस तरह से यहाँ पर सूत्र बनाना है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये r और ये r तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये t बचा तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो बटे में t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से t i² और ये हो गया dt। जो बचा वो लिख लिए हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं कि जो i का मान है वो होता है I0 sin ओमेगा t, तो प्रत्यवर्ती धारा में, तो यहाँ पर i का मान यहाँ रख दिए हैं और इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए हैं और बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से उतार दिए हैं। अगले स्टेप में देखिए, यदि ये स्क्वायर खोलेंगे तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यही स्क्वायर को हम लिख करके बाहर कर दिए हैं और ये साइन स्क्वायर को यहाँ पर आने दिए हैं, तो कोष्ठक खोलने पर इस तरह से आ जाएगा। अगले स्टेप में देख, इधर का पूरा पोर्शन हमको उतारते आना है जो बचा है। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान होता है, ये सूत्र होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इस तरह का ये सूत्र ही होता है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो 2 है इसका हम यहाँ पर बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2t। ये पक्षांतर नहीं है, केवल बाहर हम कर दिए। अब जो बचा है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, वो सब हम बाकी चीज़ें वैसे उतार दिए हैं। अगला स्टेप देखते हैं, यहाँ हम समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हमको हटा देना है और इसको हटा देना है, तो ये समाकलन एक जो है किस में हो जाएगा, t में, और cos 2 ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वो होता है sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। इस तरह से हमको यहाँ पर इसको करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर अब हमको लिमिट रखना है, तो लिमिट कैसे रखेंगे, इस t की जगह पर हमको कैपिटल T लिख देना है, ये देख लीजिए, फिर इस t की जगह पर कैपिटल T रख देना है, तो इस तरह से हम ये रख दिए। फिर लोअर लिमिट रखना है, तो इस t की जगह 0 रखेंगे, इस t की जगह भी 0 रखेंगे, तो दोनों का मान 0 हो जाएगा, इसलिए एक बार 0 रख दिए हैं। अब अगले स्टेप में हम जानते हैं t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो यदि यहाँ पर t की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा रख देंगे तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, t। तो इधर का जो लिखा है वही रख दिए, यहाँ पर t लिख दिए। अब यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये √2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर I_RMS बराबर I0√2 होता है। तो जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है वो शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। इस तरह से हमको करना है। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए व्यंजक निकालना है। अगला प्रश्न देखते हैं, और कभी कभी इसी प्रश्न को इस तरह से दे देता है, अथवा PA भी बराबर VRMS इंटू I_RMS इंटू cos फाई स्थापित करिए जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं कि कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण लिख देना, तो ये V बराबर V0 sin ओमेगा टी होता है। फिर इसके बाद परिपथ में प्रवाहित धारा हमको लिखना है, तो I बराबर I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई, ये परिपथ में धारा हो जाएगी, जहाँ पर ये जो फाई है ये वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर है। इस तरह से हमको यहाँ पर धारा और वोल्टेज का समीकरण लिख लेना है। इसके बाद हमको तात्क्षणिक शक्ति का सूत्र लिखना है, तो तात्क्षणिक शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर ये होता है V इंटू आई। अब यहाँ पर जो V है तो ये वाला V का मान हम यहाँ पर लिख देंगे V की जगह पर, तो ये V का मान हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ पर बगल में I लिखा है, तो ये I का मान हम यहाँ पर लिख दिए, ये I लिख दिए। अगले स्टेप में देखना है, हम 2 का यहाँ पर भाग कर लिए हैं, 2 का गुणा कर लिए हैं। इस यहाँ पर ये जो हमारे पास था I0 को इधर ले आए और 2 को इसको इकट्ठा साइन इकट्ठा कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि एक सूत्र लगाना है 2 sin A sin B, तो इसमें देख लीजिए यहाँ 2 भी है, यहाँ साइन भी है, यहाँ भी साइन है, बस A की जगह पर हमको ये रखना है, B की जगह पर ये रखना है और ये सूत्र हमको लगाना है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो इसमें हम रखते हैं, तो देखिए 1/2 तो वैसे उतार लिए हैं, V0 हम वैसे उतार लिए हैं, यहाँ पर I0 भी वैसे उतार लिए हैं। अब इस सूत्र को लगाएंगे तो देखिए होता है cos A माइनस B, मतलब इसमें से ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस फाई यहाँ लिखेंगे। तो जब लिखेंगे तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फाई। तो इस तरह से यहाँ पर cos फाई बचेगा। चाहे तो एक स्टेप आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में ये लिखा है माइनस, तो मैं यहाँ पर माइनस लिख दिया हूँ, ये देखिए। फिर लिखा है cos, फिर ये लिख दिया cos। अब A का मान और B का मान रख देते हैं, तो A का मान ये है और ये है, इसको जोड़ना है तो ओमेगा टी जुड़ के क्या हो जाएगा, ये 2 ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस फाई है तो माइनस फाई हो गया। इस तरह से हमको लिखना है।
अब यहाँ पर ये P का मान था, अब एक पूर्ण चक्र में हमको निकालना है औसत शक्ति। तो एक पूर्ण चक्र में ये जो cos 2 ओमेगा t का मान होता है, इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको हम हटा देंगे, इसका मान तो शून्य ले लिए। अब P की जगह पर हम लिखेंगे AV, क्योंकि ये तात्क्षणिक शक्ति थी, ये औसत शक्ति है, तो AV लिख दिए। अब 1/2 लिख दिए, V0 लिख दिए, I0 लिख दिए, यहाँ पर cos फाई लिख दिए। और यहाँ पर अब 2 को 2 बार √2 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसका गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। V0/√2 का मान Vrms लिखते हैं, और I0√2 को हम क्या लिखते हैं, Irms। इस तरह से औसत शक्ति का ये सूत्र हो जाएगा। इस तरह से हमको डिराइव करना है। इसके बाद 5वां प्रश्न देख लेते हैं इसमें। तो 5वां प्रश्न है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक L, संधारित्र C, प्रतिरोध R हो तो परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर तथा अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर LCR लिखा है, तो यहाँ पर ये देखिए L जोड़ दिए, C जोड़ दिए, R ये इनका संकेत होता है, इस तरह से जोड़ना है। अब यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है, तो इसका वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका वोल्टेज है वो VL लिखें, ये VC लिखें, और यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा, आपको समझ लेना है। यहाँ पर ये VR है और यहाँ भी R है। इस लाइन को ये सीधा सीधा इस तरह से जोड़ देंगे। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, उसको समझना है आपको। अब इसके बाद यहाँ पर बगल में आपको फेजर आरेख बनाना है। फेजर आरेख माने इसको कोणों को दर्शाने वाला आरेख। तो यहाँ पर जो VL होता है ये कहलाया प्रेरक का वोल्टेज। तो ये धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, यहाँ IL लिखा है, धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। और ये संधारित्र का वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। ये नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा तो 90 अंश पश्चगामी, ऊपर जा रहा है तो ये अग्रगामी। और जो ये प्रतिरोध है ये धारा की दिशा में ही जा रहा है, तो इसके बीच साथ शून्य कोण बनेगा। और ये जो आया इसका परिणामी वोल्टेज है, और ये जो फाई है ये कलांतर है, और VL और VL माइनस VC इस लाइन का परिणामी वोल्टेज है, इसका VL और VC का। तो चलिए अब देख लेते हैं इस चित्र के बारे में। तो हो गया, इस चित्र के बारे में हमको लिखना है कि माना प्रेरक L, संधारित्र C, प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t है। अब धारा से प्रेरक का वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी, संधारित्र का वोल्टेज, ये संधारित्र का वोल्टेज 90 अंश पश्चगामी, प्रतिरोध का वोल्टेज धारा के साथ 0 डिग्री पर होता है। तो इस तरह से हमको लिखना है। इतना लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि ये जो हमारे पास ये चित्र बना है, ये एक तरह का त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए ये देखिए, ये जो भी लिखा हुआ है ये इसका कर्ण कहलाया, तो मैं ये लिखा कर्ण। फिर ये होता है आधार का वर्ग या लंब का वर्ग। तो यहाँ पर आधार कितना हो गया VR, तो ये हो जाएगा V²R। इस तरह से यहाँ पर ये हम इसका लिख दिए। फिर होता है लंब का वर्ग, तो लंब का रोल ये करेगा, ये है VL माइनस VC, तो ये VL माइनस VC का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था, स्क्वायर नहीं लगाए तो रूट लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। इतना लगाने के बाद आपको ये देखना है कि इनका मान जो होता है वो लिख देंगे। जैसे VR का मान IR होता है, VL का मान IXL होता है, और उसी का मान ओमेगा L हो जाता है, I ओमेगा L हो जाता है। इसको देख लेना है थोड़ा सा। तो ये मान रख देना है। जैसे VR का मान IR हो गया, तो इसका स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पर I का स्क्वायर कर दिए, R का स्क्वायर कर दिए। आगे देखते हैं, हमारे पास ये VL था, VL का मान देख लीजिए IXL होता है, तो यहाँ लिख दीजिए IXL, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा IXC, VC का मान हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि इसमें भी I है, इसमें भी है। अब यहाँ से I जो है कामन लेकर के बाहर निकाल दिए, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर निकलेगा, रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ R² बचा। यहाँ जो है XL बचेगा, तो XL का मान कितना है ओमेगा L, तो ओमेगा L लिख देंगे। फिर यहाँ XC है, तो XC का मान कितना है 1/ओमेगा C है, तो 1/ओमेगा C लिख देंगे। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह से ये परिणामी वोल्टेज हो जाएगा। अब हमको प्रतिबाधा निकालना है, तो इसी सूत्र से ये जो आपका परिणामी वोल्टेज का सूत्र आया है, इसी में से हम I को क्या करेंगे, बटे में कर देंगे। तो देखो V/I बराबर क्या हो जाएगा, √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ये जो मान आया पूरा का पूरा वही लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो V/I है ये प्रतिरोध का ही सूत्र होता है, R बराबर V/I होता है, लेकिन इस परिपथ के लिए प्रतिरोध न लिख करके प्रतिबाधा लिखते हैं, उससे Z से दर्शाते हैं। तो V/I को Z लिख देंगे, बाकी चीज़ यही हो गया। तो ये किसका सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया प्रतिबाधा का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कलांतर की। तो कलांतर क्या है, यदि परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर फाई हो तो फेजर आरेख से।
अब जो हम सूत्र ऊपर लिखे थे टेन फाई, तो टेन फाई हमको निकालना है। तो टेन फाई का मतलब होता है लंब बटे आधार। चलिए चित्र में देखते हैं लंब क्या है, आधार क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर देखेंगे तो ये लंब है और लंब का मान क्या है वी एल माइनस वी सी, ये दोनों बराबर होंगे। और आधार का मान क्या है वी आर। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखें लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना था वी एल माइनस वी सी, आधार था वी आर। अब यही जो पीछे ऊपर मान लिखे थे वी एल का मान आई एक्स एल, वी सी का मान आई एक्स सी, वी आर का मान आई आर, ये लिख देंगे। यहाँ से आई कामन लेके काट देंगे। अब एक्स एल का मान ओमेगा एल होता है, एक्स सी का मान 1/ओमेगा सी होता है, वो मान रख देंगे बटे में आर, आई तो कट गया है। अब यहाँ से टेन का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बटे आर। ये पूरा का पूरा कोण में इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद जो अगला हिस्सा है वो है अनुनादी आवृत्ति का। तो अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, यदि प्रेरण का प्रतिघात और धारिता का प्रतिघात बराबर हो तो प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है या शून्य होता है और धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। इसे विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। तो यहाँ पर XL बराबर XC हो गया, क्योंकि प्रेरक का प्रतिघात और ये संधारित का प्रतिघात बराबर होता है। अब XL का मान होता है ओमेगा एल, ये रख दिए। XC का मान ओमेगा सी होता है, ये रख दिए। अब आपको यहाँ से देखना गणित लगाना, ओमेगा को इधर पक्षांतर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एल को इधर ले जाएंगे तो ये LC हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो एक में रूट लगाने की जरूरत नहीं है, LC में लगेगा तो अंडर रूट LC हो जाएगा। अब ओमेगा का जो मान होता है वो 2 पाई होता है, उसको यहाँ ओमेगा का मान 2 पाई न्यू होता है, तो इस तरह से लिख देंगे। और इधर का तो पूरा वही लिख दिए हैं, न्यू भी लिख सकते हैं एफ भी लिख सकते हैं, ये न्यू है। अब यह 2 पाई का पक्षांतर कर देंगे तो 1/2 पाई अंडर रूट LC। इस तरह से यहाँ अनुनादी आवृत्ति का सूत्र आ जाता है। कभी कभी आपके पास विशेष स्थितियाँ भी पूछ देता है कि यहाँ विशेष स्थितियाँ क्या हैं। तो यदि ओमेगा एल का मान 1/ओमेगा सी के बराबर हो तो इसको विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। कभी कभी ये XL बराबर XC भी लिख देता है, तो आपको यही चीज़ समझना है, यही लिखना है। इसके बाद दूसरा, यदि ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी हो तो प्रेरकी गुण की प्रधानता होती है। यहाँ एल का मान बड़ा हो गया तो प्रेरकी गुण की प्रधानता हो गई। इसको ऐसा भी लिख सकता है कि XL ग्रेटर देन क्या है, XC है। इसके बाद यहाँ पर ओमेगा लेस देन ओमेगा सी है, तो यहाँ पर इसका मान एल का मान कम है, मतलब सी का मान ज़्यादा है, तो यहाँ धारिता गुण की प्रधानता होगी, धारिता का मान अधिक होगा। तो ऐसा भी दे देता है XL लेस देन क्या हो जाएगा, XC। तो इस तरह से यहाँ पर हमको 4 अंक के प्रश्नों को समझना है। थैंक यू।